हुआ था सेट नंबर 1 का, उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखना है, कह रहा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण अगर कोई भी प्रतिबिंब है, जैसे कि, तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है कि बड़ा बनता है? समान भी बनता है, ये भी ध्यान रखना है। बनता है ना, कभी कोई स्थिति में क्या बनता है अभी समान। अगर कहीं पे कोई ऑप्शन ना रहे, समान रहे, तो समान भी मानना है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई एक प्रतिबिंब हो तो उसको छोटा, जैसे गाड़ी जा रहा है, ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है ना, तो छोटा, बड़ा सा ट्रक के छोटा है ना, तो छोटा होता है, उसको छोटा फिगर में दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है। तो कौन सा एक प्रतिबिंब को आधा मारेंगे, कितना मारेंगे? आधा करेगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए सदिश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। यानी कि कहने का मतलब क्या है ना, कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा है जो किस प्रकाश में करता है। तो ध्यान रखना, सुबह के समय करेगा। कब करेगा? सुबह के समय। कौन सा प्रकाश में? लाल प्रकाश में करेगा। कौन सा प्रकाश में करेगा? लाल प्रकाश में। तो ऑप्शन कौन होगा? ए नंबर। कोई दिक्कत है? अब अगला, किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो बताओ, दिक् परिवर्तन मोटर वाला हम बताए होंगे ना, द्विक परिवर्तन जो ब्रश वाला के बगल में रहता था, कार्बन ब्रश के बगल में। तो क्या होगा? ए नंबर, मोटर में होगा। क्या होगा? मोटर में। अब अगला देखना, प्रतिरोधों के एक संयोजन में, यानी कि प्रतिरोध समांतर क्रमण बताए थे और श्रेणी क्रम बताए थे ना। तो बताओ, प्रतिरोधों को संयोजन में एक प्रतिरोधों हटा लेने से कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, या संयोजन में था तो कौन क्रम होगा? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम। जब कोई भी प्रतिरोध जोड़ा रहेगा तो उसको एक क्रम हटाएंगे तो कौन क्रम बनेगा? समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला करा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? बताना, इसमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक? बताओ, नाभिकीय हीलियम होगा कि यूरेनियम होगा कि एल्यूमिनियम होगा? तो बताओ, हम क्या बताए थे? यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है ना। क्या बताए थे? यूरेनियम। अब अगला है, यहाँ पर ही देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। तो बताओ, लेंस में और अवतल दर्पण में उल्टा उल्टा होता है कि एक समान होता है? तो बताओ, इसमें क्या होगा? कौन सा लेंस होगा, उत्तल की अवतल? अवतल लेंस होगा। समझा? लेंस में हमेशा गड़बड़ा जाती है। अगर अपसारी कह रहा तो कौन होगा? अभिसारी कहेगा तो कौन होगा? अवतल लेंस। यहाँ ध्यान, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो बताएं, 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 बंद सतह का आकृति होता है ना। प्रिज्म में से 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं। कितने रंग प्राप्त कर सकते हैं? 7 रंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर, है ना। अब अगला देखना होगा, कह रहा है कि कूलम, जूल कूलम के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है, सीधा सीधा क्या है? फार्मूला। तो किसके बराबर होगा? वोल्ट की, एम्पियर की, ओम, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे? भी बराबर बताए थे, भी बराबर J/C बताए थे ना। ये भी क्या है? वोल्ट है। ये क्या है? इसका जूल, जूल का मतलब कार्य, कार्य का ऐसा मात्रक। ये क्या है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखना है, चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा। क्या होगा? वेबर। बताओ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक? चलो, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो बताओ, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसका उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जो पदार्थ क्या कर रहा है? दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है। तो बताओ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ चलेगा ना, लेकिन हम क्या कहेंगे? इंजन कहेंगे, ईंधन कहेंगे, तापक कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ईंधन न देगा। अगर जलेगा तो क्या देगा? ईंधन देगा। क्या देता है? ईंधन। अब अगला देखना है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, यानी किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का? तो बताओ, दृष्टि दोष हम पढ़ाए हैं ना। तो दृष्टि दोष, तो बताओ, दूर अवतल के लिए कौन होगा? दीर्घ होगा, निकट होगा, अभिमुखता होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पे क्या करा? अवतल, अवतल। तो अवतल के मतलब निकट। क्या कहेंगे? ट्रिक से बताए थे उस समय,
तो निकट दृष्टि दोष यही में रह जाएगा उत्तल। एजा पर ऑप्शन में रह जाएगा, कुछ रहता था उत्तल, तो कौन मारते हैं बताओ? दीर्घ दृष्टि दोष मारते हैं कि निकट दृष्टि दोष मारते हैं? दीर्घ मतलब दूर, क्या मारते हैं? दूर, यानी दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष। कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान देना। अगला, अब अगला 12 के लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये ना समझना लघु पथ के मतलब छोटा तार वाला पथ, ये नहीं समझना कि छोटा लघु पथ का मतलब ये परिपथ है, तार है तो क्या है? परिपथ है। तो यानी कि ये ना समझना कि छोटा पथ, नहीं। जब एक तार यहाँ से गया, एक तार यहाँ से गया, ये तो दोनों में इलेक्ट्रॉन आवेश जा रहा है, यहाँ पे टकराएगा, मतलब कि चिड़चिड़ाएगा, हैं, शॉर्ट लड़ेगा ना। तो बताओ शॉर्ट लड़ता तो अधिक से अधिक प्रतिरोध न जाएगा, अधिक से अधिक विद्युत धारा न होगा। तो बताओ इसमें का लघु पथ में परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो बताओ विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। बताए थे ना, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना क्वेश्चन में। अब अगला 12 तो बतवे किए। अगला, कैंघा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कैंघा, बताओ हम बताए थे कैंघा कैसे, कैंघा कैसे? कर्नाटक। इसमें क्या मारेंगे? कर्नाटक। अब बताओ अगला, हजामत बनाने के लिए प्रयोग, हजामत के मतलब पहले समझो। क्या पापा जी हजामत दाढ़ी बनावा हो तुम, तो हजामत कर बेटा अब हजामत बना करके, कौची कर करके? हजामत बना करके। तो हजामत जो बनता है, जो अवतल दर्पण रहता है सामने, जो सैलून में रहता है कि उत्तल दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। क्यों? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनाता है ना दर्पण में, लेकिन लेंस में। अगला तो यहाँ देना, तो ये क्या कर रहा है, इसमें अवतल दर्पण आएगा। कौन दर्पण आएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट, हम बताए थे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अब यहाँ पे बताना अवतल लेंस कैसे? निकट दृष्टि दोष, इस दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु गड़बड़ाया? बताओ, निकट दृष्टि दोष में ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस से निवारण किया जाएगा? अवतल लेंस से। कौन सा? अवतल लेंस से। अगला, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बताओ लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डी पूछ रहा है, तो डी पूछ रहा है तो यानी कि डायोप्टर, डी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखना, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज परिभाषा बताए होंगे ना। बताओ प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? क्या है प्रकाश? कैसा? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है? है ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी। अगर कहेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश अगर देगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहेंगे ना। अब अगला करा, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या करेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अगला, प्रकाश स्रोत क्या था? प्रकाश स्रोत, हाँ, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे कि हमारे घरों में जलता हुआ बल्ब। बताओ अगला क्वेश्चन इसमें बताना होगा, हमारे पृथ्वी के सबसे बड़ा प्रकाशीय स्रोत क्या है? सूर्य होगा। हमारा पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाशीय स्रोत सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो बताओ, हम 9th क्लास में बताएंगे तो कोलाइड विलयन के बारे में बताएंगे ना। तो निलंबन को क्या कहा जाता है? तो यानी क्या होगा? कोलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलाइड। अगला, ओम के नियम निहित है, तो ओम के नियम बताए थे ना। भी बराबर कहेंगे, भी बराबर आई आर। एरा में कहाँ मिलता है भी बराबर आई आर? कहाँ है? देख लो ऑप्शन भी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब आगे देखना होगा। आगे, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक तो क्या होगा? वोल्ट, ओम, जूल की एम्पियर। जूल किसका होता है? कार्य का एसआई मात्रक। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक
एम्पियर। एम्पियर से कौन सी मापा जाता है? धारा की धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? धारा। याद रहेगा, विद्युत धारा से क्या मापा जाता है? धारा। बताओ अब अगला कितना, कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा बुआ? 21 नंबर। विद्युत धारा का ऐसा नहीं, 22 नंबर का। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बताओ विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। हम बताए होंगे मोटर के बारे में और जनित्र के बारे में। क्या बताए होंगे? जनित्र के बारे में बताए होंगे। डायनेमो के बारे में बताए होंगे। डायनेमो। बताओ जनित्र क्या था? जो विद्युत उत्पन्न करे। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा लगाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत ऊर्जा। तो बताओ जनरेटर को जनित्र हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या होगा? जनित्र। यानी कि यहाँ पे करा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला के, तो जनित्र में आएगा। क्या आएगा? जनित्र में। तो जनित्र में हम मोटर भी बताए होंगे और जनरेटर भी बताए होंगे। बताए होंगे ना। अब अगला देखना, अगर क्या है, निर्गत किरण अभिलंब के बीच, निर्गत किरण अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं? निर्गत किरण, निर्गत किरण अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। तो बताओ आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, निर्गत कोण। बताओ ऐसा बताए होंगे ना। अगर यहाँ से कोई मान लिया जाए कि विरल माध्यम है, कौन माध्यम है? ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो यहाँ से आएगा तो ये मान लीजिएगा अभिलंब, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? ये बताए हैं ना। हाँ, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देते रहना क्वेश्चन पे कि कहाँ का कौन क्वेश्चन आ रहा है। अगला करा, धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को। तो धारा मापने वाले यंत्र को बताओ, अभी अभी बताए ये मीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापता है। क्या मापता है? धारा। तो अब बताओ वोल्ट, विभव को मापने वाला वोल्ट होगा। विभव को मापने वाला वोल्ट होगा। अगला करा, नवकीय आवेश का SI मात्रा क्या होगा? यानी आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। वाट किसका होता है? वोल्टेज। यहाँ पे विद्युत धारा का एम्पियर। नवकीय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताए थे। नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। तो बताओ वायु कौन सा ऊर्जा है? नवकरणीय। जल कौन सा है? सूर्य कौन सा है? नवकरणीय। लेकिन कोयला कह दे, पेट्रोल कह दे, कौन सा है? नवकरणीय। ध्यान में रहेगा ना। जो हमारे पृथ्वी पर एक बार उपयोग करेंगे उसे पुनः बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा ऊर्जा होगा? नवकरणीय ऊर्जा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे देखना होगा। अगला, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? जो विद्युत बल्ब होता है, जो क्या होता है? विद्युत बल्ब, इसमें इस तरह से लगा हुआ रहता है। तो बताओ ये कौन सा धातु का रहता है? कौन सा रहता है? टंगस्टन का रहता है। ऑप्शन नंबर टंगस्टन। कौन सा आएगा? ए नंबर, है ना। अब क्या, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल और अम्ल और प्रबल अम्ल बताए थे। तो बताओ एरा में क्या लगल है? HCl, CH3OH। तो बताओ ये दोनों में से हमको पकड़ना है, कौन होगा? हाँ, CH3COOH। कौन सा है? कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो पता हुआ ना। अब आगे देखना है। कह रहा है यहाँ पर क्या, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल? तो बता दिए। निम्नलिखित में कौन सा उप धातु है? तो बताओ लोहा कौन सी है? धातु है। लोहा कौन सी है? कैल्शियम। कॉपर क्या है? निकेल क्या है? ये है AS, उप धातु। यहाँ लिखना है, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो तांबा, सोडियम, कैल्शियम नहीं, तांबा होगा। क्या होगा? तांबा। अब अगला, खड़िया का रासायनिक सूत्र बताओ। अच्छा बताओ चीनी का सूत्र बताओ। चीनी C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र बताओ। C6H12O6 होगा। कोई दिक्कत है?
ये दोनों याद रख लिया, ठीक है को, और ना तो परेशानी में पड़ जाए एग्जाम में, तो कंफ्यूज हो जाएगा। समझ गई। अब अगला यहाँ देखना है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग जब हम करते हैं लोहा में तो किस गैस का, मेथेन का, इथाइन का, एथेन का, एथिलीन का। एथाइन गैस, कौन सा गैस, एथाइन। अच्छा मेथेन गैस किस में मिला जाता है, मेथेन गैस में, एलपीजी गैस में। क्या एलपीजी गैस में मिलाया जाता है गंध के लिए, तो गंध के लिए कौन सा मिलाया जाएगा, मेथेन। लेकिन इसका ऑप्शन वेल्डिंग में कौन सा होगा, एथाइन। कोई दिक्कत। 32 हुआ, देखना है 33। अब छेपन अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अब छेपन में जानता है, जब मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पानी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पानी में कुछ ऐसा पदार्थ डाल दें कि वो जल में ना घुले मिले, जैसे तेल जल में कभी घुलेगा, तो कौन सा होगा, अविलेय पदार्थ होगा। कौन सा होगा, अविलेय। ठीक। अब अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। बेकिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट, एक मिनट, यहाँ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। बताओ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होगा इसका। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद, तो यहाँ ऑक्सीजन, NO2, यहाँ पर NO2 और ऑक्सीजन होगा। दिक्कत है। अब अगला, करा निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो चूना। देखो विजातीय होता है ना, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह नाम कहाँ, कौन सा देश पे पड़ा होगा, पेरिस देश पे पड़ा है, बताया ना, पेरिस देश पे पड़ा प्लास्टर। और ये बनाया जाता है कौची, जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ छूट रहा होगा तो उसको, और अगर जिसको याद आया उसको बोला जाए, समझ गया ना। जैसे जिप्सम को गर्म करके, ये कहाँ से ये नाम पड़ा होगा, पेरिस, यानी पेरिस देश से नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, हाथ अगर किसी व्यक्ति को टूट जाता है, वाइट कलर के जो करते हैं ना, पेंट जैसा लगा रहता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका। ये कहाँ पे है बताओ, पेरिस में। अगर निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो बताओ सोडियम को। किसको, सोडियम को। बताओ ये पारा है, पारा क्या है, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में रहता है, और ये धातु होते हुए भी कौन सा अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। कोई दिक्कत है नहीं। इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर, तो कौन सा होगा, सोडियम को। अब अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। अभी अभी बताएं, बताओ कमरे के ताप पर कौन सा अधातु। देखो आपका कोई मार देगा पारा, लेकिन पारा मारेगा तो पारा क्या है, धातु न है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अधातु, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधातु। तो कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। सब जैसे ही देखेगा द्रव है तो पारा, लेकिन वहाँ अधातु पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है, अधातु। तो आंसर कौन होगा, ए नंबर होगा। कौन सा होगा, ए नंबर। अब अगला, करा सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं, बताओ सोल्डर। सोल्डिंग जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ में अगर कहीं से तार कवर जाए, तो सोल्डिंग जो नर्म एल्युमिनियम जैसा रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्डर तार। उसको क्या कहते हैं, सोल्डर तार। तो बनाया कौन चीज से जाता है, शीशा और टीन से बनाया जाता है, शीशा और टीन से बनाया जाता है। तो बताओ इसको हम क्या दे देंगे, सोल्डर होगा। क्या होगा, सोल्डर। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बताओ अगर कह दे यहाँ पे ऑप्शन सब के याद होगा कौन चीज, सोडियम। यहाँ सोडियम ऑप्शन है, सोडियम है नहीं, तो ये गाँव कौन चीज है, लिथियम को। क्या है, ये आज भी आया होगा। अब आगे देखेंगे, एथिलीन। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिसमें क्या कहलाता है, बताओ। कार्बन 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 परमाणु की संख्या बातम कक्षा में कितना रहता है, 2 और 4 बताए थे ना, 4। कितना रहेगा,
4। लेकिन इसी के बीच में अबंध पूछ रहा है तो ये वाला होगा, कौन सा, सिग्मा और पाई अबंध होता है। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, ये कभी हम क्वेश्चन बताए नहीं है। अब आगे देखना है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? इथेन, इथाइन बताए थे ना, तो कितने होता है इथेन में? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कल सब घर पे जाके इथेन जितना भी कार्बन वाला पढ़ा है सब रट के आएगा, ठीक है। अब आगे देखना, ये किसका सूत्र है बताओ? CN+C। बताओ, एल्केन, एल्कीन, एल्कील बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? 3 गो फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला बताओ, क्या बताए थे? CN H2N+1। ये क्या है? इथेन है कि इथाइन है कि इथीन है? ये एल्कील है, के कील है, एल्कील, एल्कील। बताओ ये कौन सा फार्मूला बताओ? +2 है तो एल्केन आ जाएगा, 2 है तो एल्केन, एल्केन। ये कौन सा होगा? एल्केन का है तो आंसर कौन होगा? सी। अगला, नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा CuSO4 × 5H2O। जितना भी नीला थोथा याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से नीला थोथा, हरा थोथा, हरा कशिश, हरा कशिश, ये सब तुतिया का फार्मूला या फिटकिरी का फार्मूला जितना भी है सब याद करके आएगा, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखना होगा, के नंबर 45, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदर्ग जो होता है, जो वर्ग होता है, आवर्त होता है, अपरूप होता है, कोई नहीं, क्या होगा? वर्ग होगा। ऑप्शन क्या होगा? वर्ग होता है। अगला, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है अम्लीय, अक्रिय, क्षारीय, मिश्र धातु। प्रथम वर्ग में कौन सा होता है? क्षारीय होगा। कौन सा होगा? क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला, सबसे कठोरता तत्व कौन है? तो बताओ, दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सी है? हीरा। हीरा मतलब समझना महान, महान से मतलब काला, कौन सी होगा? हीरा। अगला करा, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय गैस, अक्रिय, बताओ कौन सा होगा? हीलियम, हीलियम। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर है, तो बताओ, हम बताएं आधुनिक आवर्त में परमाणु संख्या के आधार पर ना बांटा था, और कितने वर्गों में? 18 कहा था ना। आधुनिक आवर्त में क्या वर्ग में बांटा गया था? 18 गो। लेकिन किसके आधार पर बांटा है? परमाणु संख्या के आधार पर। हीलियम कैसा तत्व है? तो बताओ, हीलियम है जो अक्रिय तत्व है। कौन सा है? अक्रिय तत्व। अब आगे देखना होगा, आगे देखना होगा, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो बताओ, अधातु पूछ रहा है, ऐसे तो धातु तो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, एक अपवाद में पढ़ाएंगे उसमें अपवाद बहुत किए होंगे कि अधातु कुछ ऐसा होता है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक। सुचालक का मतलब क्या? विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, आवेशों का प्रवाह हो जाए। तो बताओ, ग्रेफाइट, पेंसिल का निबी रहता है ना, पेंसिल जो ब्लैक रहता है उसका निबी किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। तो बताओ, ग्रेफाइट होगा ही ना कि दोनों साइड पेंसिल छील के आ बोर्ड में घुसा दे, मतलब लटक जेबा। अब आगे देखना, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? अभी बताएं, 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। उदासीन विलयन का pH मान बताओ। उदासीन किस पे होता है? 7 को। इसको देखो क्या होता है, यहाँ पे 7 है, 7 से कम, 7 से कम, तो कौन सी होगा? अम्ल की क्षार होगा? अम्ल होगा। क्या होता है? अम्ल। और 7 से अधिक, 7 से इधर कम, इधर अधिक, इधर अधिक, तो इधर क्या होगा? क्षारीय होगा। कौन सी होगा? क्षारीय। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ 7 पर ना पूछा है बुआ, कितना पूछा है? उदासीन विलयन का pH मान क्या होता था? 7 से कम, 7 के बराबर, 7 के क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत है? बताओ, पानी का क्या होता है? पानी उदासीन है कि क्षार है कि अम्ल है? उदासीन। तो 7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं।
अगर आम्ल लवण क्षार में है तो दोबारा देख लो, यहाँ 7 पर है। कोई चीज़ का पीएच मान हम बहुत, ब्लड का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान सब बताए हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान, चलो यहाँ देखेगा सब हेरा जाती है सब। यहाँ अगर बीच में है 7 पर है तो क्या होगा, उदासीन आएगा। अब यहाँ पे 7 से कम होगा तो कौन होगा, 7 से कम तो क्या आएगा, आम्ल आएगा। 7 से अधिक, 7 से अधिक तो क्या आएगा, क्षारीय आएगा। कोई दिक्कत है, कौन जाएगा, क्षारीय। तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, 7 के बराबर। पीएच मान उदासीन पर पूछ रहा है तो 7 पर ना आएगा, तो 7 के बराबर। अगला, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया, तो 1973 में। कोशिका का पावर हाउस, कोशिकों का पावर हाउस माने ऊर्जा का पावर हाउस भी कह सकते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस। बताओ, तो यह आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ एटीपी क्या है, ऊर्जा है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन पता है ना, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अब यहाँ ये ऊर्जा का पावर हाउस कहता है, लेकिन आत्मा की थैली किसे कहता है, लाइसोसोम। लाया और मार दिया, यानी शरीर में जितना भी ब्लड को जो खराब होने पर है उसको लाएगा कहाँ, लाइसोसोम में आएगा और उसको मार देगा, करा है ना। यानी आत्मा की थैली किसके नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम को। और ऊर्जा का गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। या ऊर्जा का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है, तो बताओ मुक्कुलन आएगा, किसका आएगा, मुक्कुलन। ये 9th का चीज़ है, मुक्कुलन में होगा, पढ़ाए थे ना मुक्कुलन। ये सब चैप्टर अभी खत्म हुआ है, यहाँ पे नहीं ना हुआ है, 2-3 दिन में यहाँ आ जाएगा, जनन वाला चैप्टर चालू हो जाएगा। अब आगे देखना है, अगला कर रहा है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो बताओ वृक्क से संबंधित यानी कि वृक्क, किडनी क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन। बताओ नेफ्रॉन की परिभाषा, किडनी की परिभाषा, वृक्क की परिभाषा बताओ। हाँ हो गया, यही याद किया है, बताओ रे, बताओ इसका परिभाषा बताओ। हाँ हाँ बताओ, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहे हैं, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे क्या करा, यानी कि वृक्क का काम है उत्सर्जन करना, जैसे मूत्र का उत्सर्जन करना, ब्लड को छानना, ब्लड को छानना। हमारा पसीना निकल रहा है, कौन सा उत्सर्जन है कि नहीं है, लार टपकना उत्सर्जन है कि नहीं है, कौन सा ग्रंथि से, लार ग्रंथि से। तो बताओ ये वृक्क है, यानी कि किडनी, किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के आकार होता है ना। ये उत्सर्जन कार्य करता है, क्या करता है, उत्सर्जन, यानी ब्लड को छानता है और पेशाब में यूरिया की मात्रा आता है, तो ध्यान रखना ये क्या आएगा, उत्सर्जन का कार्य करता है। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, तो बताओ स्वपोषण के लिए हम निम्नलिखित में से कितने प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार के बताए थे ना। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और क्या चाहिए, एक चीज़ और चाहिए, जल भी चाहिए। लेकिन 4 गो ऑप्शन तो 4 गो ना, कहा सभी, तो इनमें से सभी होगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत है पीछे हैं ना, यहाँ ध्यान दो। स्वपोषी यानी कि जो वैसा जीव जो अपने आप भोजन की प्राप्ति कर लेता है, जैसे पेड़ पौधा, सूर्य के प्रकाश रहता है, पेड़ पौधे में पत्तों में क्या रहता है भाई, क्लोरोफिल रहेगा, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पृथ्वी से जल लेगा, और जल लेकर के क्या भोजन की प्राप्ति कर लेगा। अच्छा बताओ पेड़ पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, सब बताओ। क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेड़ पौधा श्वसन के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा CO2, O2, तो सब मारेगा CO2, कभी भूल के भी ना मारना CO2। श्वसन पूछ रहे हैं, ये भोजन के लिए होता है, किसके लिए होता है, हाँ, लेकिन ऑक्सीजन के लिए O2 कहा होगा, बताओ। अब पौधे में श्वसन अंग कितने प्रकार से होते हैं, कौन जड़, तना, पत्ती। देखो जड़ में किसके होता है,
बात रंध्र से होता है। और तना में किससे होता है? विसरण द्वारा। और पत्ता पत्ती में रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत है? तो रंध्रो अस्टोमाटा, क्या कहेंगे? रंध्रो अस्टोमाटा। अब यहाँ ध्यान देना है आगे। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताओ। पादप हार्मोन, हार्मोन के प्रकार का पादप के बताए? 5 गो बताए थे ना, एब्सेसिक, और बताओ जेवरेलिन, ऑक्सिन, ये सब बताएं। तो बताओ, इंसुलिन तो ये मनुष्य के लिए है। थायरॉक्सिन, ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन मनुष्य में है। और बताओ एस्ट्रोजोन और एंड्रोजोन, एक और होता है एस्ट्रोजन और एंड्रोजोन, ये सब मनुष्य के है। और ये क्या है? साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। बताओ, पेड़ पौधा में पत्ता को मुरझाना कौन सा हार्मोन? बताओ। जिबरेलिन हार्मोन की, एब्सेसिक हार्मोन की, साइटोकाइनिन हार्मोन? एब्सेसिक आज के सेट में आया था। एब्सेसिक, पत्ता मुरझाना। अच्छा, पौधे में वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। एक और है जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा होगा? जिबरेलिन। पौधे में कोशिका का विभाजन होगा ना, होता है ना, तो ये सब कौन सा हार्मोन के कारण? जिबरेलिन। अब आगे देखना, 2 तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो बताओ, सिनेप्टिक्स द्वारा कि ध्रुमिका द्वारा, एक्सॉन द्वारा कि आवेग? बताओ, ये होगा सिनेप्टिक। अगला देखना है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो बताओ, पुंकेसर, अंडप, फिर का वर्तिका, वर्तिकाग्र। बताओ क्या होगा? यहाँ करा फूलों में नर प्रजनन, तो नर प्रजनन पुंकेसर। कौन सा होगा? पुंकेसर। नर प्रजनन किसमें होगा? पुंकेसर। अगला, मनुष्य में फूलों में हो गया। मनुष्य के आहार नाल में सब अवशोषी अंग होता है। तो बताओ, कोलन, एपिडिक्स और सिकम और रेक्टम। बताओ, इसमें होगा मनुष्य के आहार नाल में, ऑप्शन नंबर एपिडिक्स में होता है। और रेक्टम में तो मल जाकर के क्या रहता है? जमा रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं। और कोलन क्या है? बड़ी आंत को कहते हैं। कौन सी कहते हैं? बड़ी आंत को। अब आगे देखेंगे। ए लड़का, यहाँ ध्यान दो। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किस आंत में? छोटी आंत को एक और नाम बताए थे। हाँ, इलियम में होता पूरा पूर्ण रूप से। क्या होगा? इलियम। आगे देखेंगे, यहाँ देखा, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताओ। सूखे घास, पत्ते। यहाँ ध्यान देना, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में होता है। तो मुकुलन द्वारा, अभी एक इससे संबंधित क्वेश्चन था तो नहीं, हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। ध्यान रखना। स्त्री केसर के आधारित भागों को कहते हैं। तो स्त्री केसर को अंडाशय कैसे, पुरुष केसर को पुंकेसर कहते हैं। आगे देखना, प्राग कोश में होते हैं। तो प्राग कण होते हैं। क्या होते हैं? प्राग कण होते हैं। यहाँ देखना, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आंसर बी, क्वाल्ट। नहीं, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विखंडन? तो सी होगा। ई वाला होगा बी। रुको, एक मिनट। दोनों होगा, यहाँ दोनों बी और सी दे ले है। तो डी होगा, बी और सी। देखो, ई शुरू में दिखा दिया तो लगाई, फिर ऑप्शन देखे तो लगाई, तो मारोगे यहाँ पे ए, बी और सी। ध्यान दे करके, कोई ऐसा ऑप्शन होता है तुरंत लड़कन क्या करेगा? क्वेश्चन पढ़ेगा, डायरेक्ट मिला, मार दिया। लेकिन आंसर 2 गुना था इसमें, तो कौन मारना है? डी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो स्त्री में। अब अगला देखना, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो बताओ क्या होता है?
प्राथमिक उपभोक्ता में होता है। अगला, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो बताओ, अंडाशय वाला भाग होता है जो क्या बनता है? फल। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? तो बताओ, परागरम की अपरागरम और अर्ध परागरम? अर्ध परागरम कोशिका झिल्ली होता है जो अर्ध परागम से बना होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। बताओ, मस्तिष्क के हम पढ़ा ना इतना ढंग से, तो बताओ कौन सा मस्तिष्क होगा? अग्र मस्तिष्क। अगला, कर प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? तो बताओ, मासिक चक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मासिक चक्र। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वावर्तन का। तो गुरुत्वावर्तन कल बताएंगे। कौन सा? गुरुत्वावर्तन यानी पौधे वाला 5 चैप्टर। तो जड़ में कौन सा होगा? जड़ की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण का पढ़ाए होंगे, जो 5वां चैप्टर था उसमें बताया था ना, पेड़ पौधा वाला बताया था ना, तो उसमें क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन यानी जड़ में होता है गुरुत्वावर्तन। अब आगे देखने, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी देखो, गोबर छत्ता है, ब्रायोफिलियम है, अमरबेल है। कौन सा होगा? अमरबेल। अमरबेल देखा ना, पेड़ के ऊपर जमा रहता है ना। यहाँ देखना, एटीपी का फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? टी। बताओ, वायवीय श्वसन में कितना एटीपी होता है? वायवीय 38 होगा, अवायवीय में 2 होगा। ध्यान रखो ये सब। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का ये वाला। अब बताओ, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कौची में? तितली में। खुला परिसंचरण तंत्र के मतलब क्या होता है? हमारा शरीर में ब्लड को बहता तो खुला बहता कि नसों के द्वारा बहता है? कौची में बहता है? नसों के द्वारा। बिल्ली में कौन सा? नसों से बहता है ना। यानी खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड का बहना शरीर में। तो बताओ, जितना भी छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, जो बहुत सारा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण तंत्र? मछली में दोनों होता है। मछली में दोनों, खुला और बंद भी परिसंचरण तंत्र होता है। ये उदाहरण बताते हैं, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। तो अब आगे देखना है, विखंडन पाया जाता है। विखंडन किस में पाया जाता है?